नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोग का स्वागत करता हूं द हिंदू एनालिसिस के इस सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर रेंज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी PDF आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे द हिंदू एनालिसिस की ये क्लास मेरे द्वारा ली जाती है। आप यहाँ पर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी के द्वारा वन करके एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आया जा रहा है। ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है जो कि हम लोग रिवील करेंगे 5 सितंबर के दिन शाम को 6 बजे। तो इसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। कई सारी लिंक्स जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज 3 एडिटोरियल है, 3 खबरें हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आज नहीं आता क्योंकि आज सैटरडे है। ठीक है, आज स्पोर्ट्स के से रिलेटेड खबरें आती हैं। इसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एनपीटी इज अ बिगिनिंग टू लुक शेकी। ये एक ऐसा एडिटोरियल है जिस एडिटोरियल के अंदर चर्चा की गई है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर। अब अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो यूपीएससी के सिलेबस के अंदर क्या कहा है, ऐसी ट्रीटी, ऐसे एग्रीमेंट जिसका इंडिया भाग है, पर इस ट्रीटी का इंडिया भाग नहीं है। इस कारण से ये यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स के अंदर हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ ले। इस कारण से हम लोग बहुत शॉर्ट में समझेंगे, पूरे इस आर्टिकल को नहीं समझेंगे, बस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को समझेंगे, ये कब हुई क्या नहीं हुई, फैक्चुअल चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर कोई नोट बनाने की अलग से जरूरत है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। अभी 10वीं रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस 10वीं रिव्यू कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर पता लगा कि अरे बहुत सारी प्रॉब्लम है इसके। मतलब ये जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ये एक्चुअल में बनाई इसलिए गई थी कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जो न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग केवल शांति रूप से किया जाए, एक एनर्जी के रूप में किया जाए, वेपन के रूप में नहीं किया जाए। मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि न्यूक्लियर वेपन जो है उसका प्रोडक्शन ना। जिसके अंदर किया क्या गया था, 1968 के अंदर ये ट्रीटी जो है वो बनी थी, जिसके अंदर कहा गया था कि जितने भी देश जिनके पास में अभी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, इन नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को नया न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दिया जाएगा। कोई भी नया न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, NWS है, ये NWS यानी कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट बाद में, थोड़े समय बाद, कब पता नहीं, समय नहीं बताया एग्जैक्ट, पर इन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग भी हमारे न्यूक्लियर वेपन जो है, जो हमारे पास में है, उन्हें हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसके बारे में कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई। जिसके बाद में लगभग 190 देशों ने इसके ऊपर साइन किया था। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और साउथ सुडान, इन देशों ने इस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किया था। इंडिया ने इस ट्रीटी के ऊपर साइन क्यों नहीं किया था? इंडिया का कहना यह था कि इसके जरिए जो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करेंगे, जो कि इंडिया सही भी था, क्योंकि नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को ये लोग अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देते। बस न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है उन्होंने कोई टाइम फ्रेम डिसाइड किया नहीं कि हम लोग कब न्यूक्लियर वेपन जो है वो खत्म कर देंगे, नष्ट करेंगे, तो उनके न्यूक्लियर वेपन चल रहे हैं। इवन वो और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। जैसे 1968 के अंदर ये ट्रीटी हुई और इंप्लीमेंट हुई 1970 से। 1970 से 1991 के बीच में तो कोल्ड वॉर ही चल रहा था। कोल्ड वॉर के दौरान में कई सारे न्यूक्लियर वेपन, आर्सेनल वगैरह के प्रयोग जो है वो किए गए अमेरिका और USSR के द्वारा। तो इस कारण से इंडिया ने इस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं किया था और ये इंडिया का एक बहुत अच्छा स्टैंड भी था। तो ये ट्रीटी क्या करती है, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन करती है। मतलब जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनको मना करती है, आपको नहीं बनाना है, पर जिनके पास में ऑलरेडी है उनको नहीं रोकती। वर्टिकल प्रोलिफरेशन जो है वो उसके द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड मोर देन पैचेस। देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई। एनसीआरबी के एक रिपोर्ट के अंदर ये पता चला कि 2016 के अंदर भारत के अंदर जो साइबर अटैक हो रहे थे वो लगभग 12,317 केसेस उसके थे। 2020 के अंदर 50,035 केसेस हम लोगों को देखने को मिले। क्या आपको नहीं लगता कि नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ गए क्या, उल्टा 4 गुना हो गए पिछले 4 साल के अंदर? अब भारत को इस कारण से साइबर क्राइम को कंट्रोल करना चाहिए। साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भारत के अंदर क्या कमियां हैं, क्योंकि टाइटल क्या कह रहा है आर्टिकल का कि इंडिया का साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के पास में कुछ ज्यादा होना चाहिए पैचेस के अलावा।
अभी काफी ज्यादा पैचेस हैं, उससे बेहतर हम लोगों का क्या होना चाहिए, साइबर का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जब मैं साइबर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, सबसे पहला पैच जो हमको हमारे साइबर क्राइम के अंदर देखने को मिलता है वो है कि हमारे पास में कोई प्रोसीजरल कोड ही नहीं है। जैसे आप कहते हो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर आईपीसी कहा जाता है, इंडियन पीनल कोड। तो यहां पर ना एक प्रोसीजर, कोई भी फिजिकल फॉर्म ऑफ क्राइम होता है, किसी का मर्डर हो गया तो किस तरीके से गिरफ्तार करेगी पुलिस, वहां पर कैसे वारदात करेगी पुलिस, वहां पर जाके किस तरीके से पूछताछ करेगी पुलिस, किस एविडेंस को लाएगी और कौन से एविडेंस जो है वो कोर्ट के अंदर मान्य होंगे, हर एक चीज के बारे में बताया गया। पर आप सोचो कि फिजिकल एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इन दोनों में अंतर नहीं है क्या? अगर इन दोनों में अंतर है तो क्या हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं होने चाहिए थे क्या? पर हमारे पास में कोई प्रोसीजरल कोड है ही नहीं। अब जब प्रोसीजरल कोड नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए कोई सोर्स है नहीं। भारत के अंदर यह जरूर है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा इंडियन स्टैंडर्ड की कुछ गाइडलाइन निकाली गई थी। ये गाइडलाइन इतने अच्छे से इंप्लीमेंट भी नहीं की जाती है, बस गाइडलाइंस है, कोई प्रॉपर कोड अभी भी नहीं है। ऐसा जरूर हुआ था 2016 के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मिले थे और उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि यार हम लोग को एक कमेटी बनाना चाहिए। कमेटी किस चीज के लिए? कमेटी इस चीज के लिए ताकि एक कोड जो है वो हम लोग बना सकें एविडेंस को लेके, एक प्रॉपर गाइडलाइन बना सके कौन से एविडेंसेस इलेक्ट्रॉनिकली मान्य होंगे कौन से नहीं होंगे। जिसके बाद उस कमेटी ने एक पूरा मॉडल तैयार किया था, पर अभी तक उसको कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग मिली नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या आवश्यकता है? एक प्रोसीजरल कोड की, ठीक है। दूसरा क्या है? स्टोरेज ऑफ टेक्निकल स्टाफ। देखो, अगर आप अभी पुलिस की बात करोगे, अगर आपके साथ में कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है तो आप किसके पास जाके कंप्लेन करते? पुलिस के पास में। पर पुलिस जो है वो एकेडमिकली तैयार है, मतलब उनको हथियार चलाते सिखाया गया, उनको स्पोर्ट्स खेलते सिखाया गया, उनको जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ते लिखते जो है वो समझाया गया। पर पुलिस वाले क्या टेक्निकली बहुत अच्छे हैं क्या? टेक्नोलॉजिकली बेहतर है क्या? ये आर्ट कॉमर्स लिटरेचर मैनेजमेंट के अंदर अच्छे होंगे, पर ये टेक्नोलॉजिकली इतने बेहतर नहीं है। जिसके कारण से जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, मतलब एक व्यक्ति जिसके पास में सबसे पहले केस करने जाता है, वो टेक्निकली क्या नहीं है? ठीक नहीं है। जिसके कारण से आपको कई सारे केसेस के अंदर देखने को भी मिलेगा। स्टेट ऑफ गोवा के अंदर इन फेमस केस है, स्टेट ऑफ गोवा का सीआईडी सीबी नॉर्थ गोवा गोवा वर्सेस तुरुंजित तेजपाल करके, जहां पर जो पुलिस ऑफिसर है वहां से पूछा गया कि हैश वैल्यू का मतलब क्या होता है। हैश वैल्यू का मतलब नहीं पता था। जब हैश वैल्यू का मतलब नहीं पता था तो हम लोग कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि यार जो पुलिस वाले हैं वो काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एक्टिव है। ऐसी कंडीशन के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? पुलिस वाले को टेक्नोलॉजी की भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दूसरा कि जितने ही पुलिस स्टेशन है वहां पर एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट होना चाहिए। इतना ही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टेक्नोलॉजी के लिए अलग से साइबर का पुलिस स्टेशन अलग होना चाहिए। नॉट जस्ट दिस, आईटी एक्ट, आईटी एक्ट कहता है कि जब भी कोई साइबर फ्रॉड होता है, साइबर अटैक या कुछ भी होता है ऐसा इंटरनेट के जरिए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने मिनिमम इंस्पेक्टर लेवल का आदमी है। पर भारत के अंदर इंस्पेक्टर की कमी है, जिसके कारण से इंस्पेक्टर नहीं आता, सब इंस्पेक्टर आता है। जब हमारे पास में इंस्पेक्टर की कमी है, सब इंस्पेक्टर आता है, तो फिर कानून के अंदर भी करो, उसको चेंज करो, ठीक है। क्योंकि जो स्टाफ है वो टेक्निकल के साथ में जो नॉन टेक्निकल स्टाफ भी है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज द साइबर लैब। हमारे यहाँ पर जो साइबर लैब है वो कमजोर है, ठीक है। हमारी जो साइबर फॉरेंसिक लैब्स वगैरह हैं, जहां पर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से अटैक हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, हम लोग साइबर फुटप्रिंट के ऊपर जाने की कोशिश करते, पर वहां पर जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी नहीं है। आपको समझना कि भारत के अंदर क्रिप्टो करेंसी के केसेस इतने अंडर रिपोर्टेड क्यों है? क्योंकि हमारे पास में क्रिप्टो करेंसी के ऑफेंस के लिए कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अब क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं है भैया, भारत सरकार ने अभी रिसेंटली अपने बजट के अंदर क्या कहा कि हम लोग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाएंगे। मतलब रुपया जो है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा डिजिटली आएगा, क्रिप्टो करेंसी के जरिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। मतलब रुपया खुद क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में आने वाला। हो सकता है उसके ऊपर सारी अभी जांच पड़ताल चल रही है, मतलब अलग अलग ट्रायल चल रहे हैं। तो अभी सीबीडीसी जो है वो हो सकता है आ जाए, नाइजीरिया जैसे देशों के अंदर ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। तो सीबीडीसी जो है वो हो सकता है आ जाए, बहामास के अंदर लेके आ गए हैं, ठीक है। नसाऊ के अंदर हो गया है, नाइजीरिया कह रहा था, सॉरी, बहामास और नसाऊ ये दो देश हैं इसके अंदर सीबीडीसी जो है वो आ चुका है। जापान, चाइना, इन देशों ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है सीबीडीसी की। ऐसी कंडीशन के अंदर
भैया हमारी जो टेक्नोलॉजी टीम है उसको पता ही नहीं है कि यार डिजिटल करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी के जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर किस तरीके से काम किया जाए, है ना। साइबर लैब जो है उसके पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अगर आगे आने वाले समय में रुपये के ऊपर ही कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो फिर ये लोग कैसे टैकल करेंगे। तो सीबीडीसी के आने के पहले हम लोगों को ये सब करना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, हमको डाटा को लोकलाइज करना पड़ेगा। डाटा को लोकलाइज क्यों करना पड़ेगा, एक सीधी सी बात है, समझना मेरी बात को, कि आज के समय पे भारत के अंदर जो भी साइबर अटैक होते हैं, अधिकतर अटैक किधर से होते हैं, क्रॉस बॉर्डर, बॉर्डर के पार से कहीं और से दूसरे देश करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वहां से डाटा एक्सचेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि भारत ने थोड़ा सा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज की हुई है 48 देशों के साथ में, और अरेंजमेंट किए गए हैं 12 देशों के साथ, जिसके कारण से डाटा का एक्सचेंज होता है। हम लोग जिसकी डाटा मांगते हैं वो मिल जाती है, पर उसके अंदर काफी डिले होता है, तो हम लोग जो प्रॉपर एक्शन है वो नहीं ले पाते हैं। तो फिर जिन लोगों का डाटा हम लोगों के पास में है उस डाटा को लोकलाइज करो, भारत के अंदर लेके आओ। भारत की ऐसी कंपनी जो बाहर एमएनसी के रूप में काम कर रही है उनका डाटा भी भारत के अंदर लोकलाइज करो। यहाँ पर डाटा लाना जरूरी है। साथ में हमको भी अगर साइबर अटैक से बचना है तो देखो क्या होता है, कई सारी एमएनसी भारत के अंदर काम करती है, वो भारत के लोगों का डाटा लेती है ना। अब वो डाटा अगर दूसरे देश के अंदर भेज रही है तो समस्या की बात है, साइबर अटैक बढ़ जाएंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो कि डाटा जो है वो लोकलाइज हो, भारत के अंदर ही रहे। तो 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू से लोकलाइज होना चाहिए। भारत की एमएनसी का डाटा जो है वो भारत के अंदर लोकलाइज कर सकते हैं, और बाहर की एमएनसी जो इंडिया के अंदर काम कर रही है उसका डाटा इंडिया के अंदर ही रखो, ठीक है। तो ये नीड फॉर द लोकलाइजेशन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत का को कमीशन जो है वो भारत सरकार द्वारा कर लिया गया है, जिसके बाद में ये पहला इंडिजिनसली डिजाइंड एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत का, जिसके बाद में यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना जैसे चुनिंदा देश, जहां पर ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर देशों ने बनाए हैं जो 40,000 टन तक का डिस्प्लेसमेंट रखते हैं, उसके अंदर भारत जो है वो शामिल हो चुका है, और ये एक बहुत ही बेहतर चीज है। हालांकि आईएनएस विक्रांत भारत के पास में 60 साल पहले भी था, ठीक है, मतलब काफी पहले से था। ब्रिटिशर्स के समय से हम लोगों के पास में आईएनएस विक्रांत था, फिर उसको हम लोगों ने ठीक करके यूज कर लिया था। पर ये आईएनएस विक्रांत जो है वो काफी हद तक खराब हो गया था, फिर इसको मतलब तोड़ वगैरह दिया गया था, और तोड़ने के बाद में इसका जो लोहा था उस लोहे से गाड़ी बनाई गई थी विक्रांत करके, आपने देखी होगी, एक बाइक बनी थी विक्रांत करके, तो उसका लोहा प्रयोग किया गया था विक्रांत के अंदर, है ना। उसके बाद में फिर बात आ रही थी कि यार अब हम लोगों को खुद का इंडिजिनसली डेवलप आईएनएस विक्रांत वापस से बनाना चाहिए, जिसके बाद 17 साल के अंदर लगभग 20,000 करोड़ खर्च करने के बाद में हम लोगों ने आईएनएस विक्रांत जो है वो डेवलप किया, और ये अमाउंट बहुत कम है एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। अगर इसी को हम लोग इंपोर्ट करते तो ये 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ ऐसे आता, ठीक है। अभी हम लोगों को ये केवल 20,000 करोड़ के अंदर पड़ा है, जो कि काफी बेहतर चीज है, ठीक है। इससे क्या होगा कि साफ साफ क्या लग रहा है कि जब आईएनएस विक्रांत बनाया गया तो आईएनएस विक्रांत इंडिया में बना, साथ में इसके अंदर जो प्रोडक्ट लगे, जो लोहा लगा, जो इक्विपमेंट लगे, वो 76% इंडिजिनस थे, जिसके कारण से एक तो सेल्फ रिलायंस बढ़ा। इवन फ्यूचर के अंदर भी हमारा सेल्फ रिलायंस बढ़ जाएगा डिफेंस के अंदर, इवन हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इवन डिफेंस सेक्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर, जिसके कारण से और भी डिफेंस इक्विपमेंट आगे बनाए जा सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, भारत के पास में आईएनएस विक्रमादित्य ऑलरेडी है, आईएनएस विक्रांत और आ गया है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, तीसरे की और आवश्यकता है, क्योंकि नेवी हमेशा से कहती है हमको 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में भी आईएनएस विक्रांत का एक्सपीरियंस जो है वो काम आएगा। अब आईएनएस विक्रांत के अंदर खास क्या क्या चीज है, तो आईएनएस विक्रांत के अंदर जो चीजें खास है वो थोड़ा सा यहां देखना कि इसके अंदर इसकी जो हाइट है वो लगभग 61.6 मीटर की है, 262.5 मीटर की इसकी लेंथ है, ये पूरी लेंथ जो है वो 262.5 मीटर की, 12,500 स्क्वायर फीट का इसका ये पूरा एरिया है, डिस्प्लेसमेंट 42,500 टन तक का ये कर सकता है। इसके अंदर लगभग 1,600 की क्रू बैठ सकती है, 2300 कंपार्टमेंट है, 28 नॉट की इसकी मैक्सिमम स्पीड है, 18 नॉट का इसका क्रूज स्पीड है, 7500 नॉटिकल माइल तक ट्रेवल कर सकता है, और 30 फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब किसी भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर से हम लोग एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं, पर यहाँ पर एरिया कम होता है तो अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं, जिसके कारण से जिन एयरक्राफ्ट का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है वो है MiG-29,
कार्नो और MS-60 जो लगभग 30 के अमाउंट के अंदर इसके ऊपर खड़े किए जा सकते हैं, उसे लॉन्च किए जा सकते हैं नौजर। मीडियम सरफेस टू एयर मिसाइल भी यहां से लॉन्च की जा सकती है, और क्लोज वेपन सिस्टम इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। हालांकि इन सारी चीजों को कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार बस फीलिंग के लिए बता रहा हूं कि कितना बेहतर है। ठीक है, 2009 से इसको बिल्ड करके उसके बाद में ट्रायल वगैरह करने की शुरुआत जो है वो कर दी गई थी, और फाइनली सितंबर 2022 के अंदर INS विक्रांत को हम लोगों ने कमीशन कर लिया है। अब इंडिया का प्लान INS विक्रांत को लेके क्या है? तो INS विक्रांत को लेके भारत का प्लान ये है कि ये इंडियन नेवी की काफी ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि चाइना का जो खतरा है वो भारत के ऊपर लगातार बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वुहान यान करके एक वो आई थी, युआन वांग करके 5 मतलब टोटल 7 वेसल्स हैं चाइना के पास में। वहीं युआन वांग की जो 5th जो फ्लीट है वो भारत के मतलब श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे आई। अब उसकी रेंज थी लगभग 750 किलोमीटर तक। वो किसी भी चीज की इंटेलिजेंस जानकारी जो है वो सैटेलाइट के जरिए और अलग अलग चीजों के जरिए ना निकाल पाता है। उसके अंदर 5-6 रडार लगे हुए हैं, काफी बड़ी रेंज थी, जिसके कारण से अगर वो श्रीलंका के ऊपर आ रहा है तो ये श्रीलंका है, ये भारत है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, ये लगभग 6 डिग्री नॉर्थ पे है। यहाँ पर आपको तमिलनाडु जो है वो 12 डिग्री नॉर्थ पर दिखेगा। तो तमिलनाडु केरला वाले जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी जानकारी ये उड़ा सकता था, है ना। 16 से 22 तारीख के बीच में आया था। अब आप समझ रहे हो कि तमिलनाडु और केरला यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट है। कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो काफी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हैं। कोची के अंदर आप देखोगे तो इंडिया का नेवल बेस है, इंडियन एयर का बेस, तो एयरफोर्स का बेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके कारण से इन सारी चीजों की जानकारी जो है वो किसके पास जा सकती है? चाइना के पास में। चाइना का प्रेजेंस जो है वो इंडियन ओशन के अंदर लगातार बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर शांति बनाए रखने के लिए INS विक्रांत जो है वो काम आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा सागर प्रोग्राम, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन, जो भारत सर्वेलेंस करता है इंडियन ओशन के अंदर, उसके अंदर भी ये काम आ सकता है। साथ में एक स्ट्रॉन्ग नेवी इंडिया की पूरे विश्व के अंदर प्रेजेंट करेगा, और न्यू दिल्ली जो है वो दूसरे देशों के साथ में कोऑपरेट करके और भी बेहतर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकता है। इसके अलावा फिर बात करते हैं GS1 से रिलेटेड खबरों के ऊपर कि इसके अंदर क्या खास है। तो जब INS विक्रांत को कमीशन किया गया तो उसी दौरान में इंडियन नेवी का एक नया फ्लैग जो है वो आया है। ठीक है, उसे ओपन किया गया, अनवील किया गया भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। अब ये फ्लैग क्या है? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि फ्लैग पहली बार चेंज हुआ है। 1950 के बाद लगभग 4 बार फ्लैग जो है वो चेंज हो चुके हैं। अभी तक ये इंडियन नेवी का फ्लैग, ये ऊपर वाला जो देख रहे हो ना, वो हुआ करता था, जहां पर ये रेड स्ट्रिप के ऊपर गोल्डन कलर का एम्बलम और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और उल्टे हाथ पे ऊपर की तरफ हम लोग को फ्लैग देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अभी जो नया वाला है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेशनल फ्लैग है, यहाँ पर ये ओक्टागोनल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप गोल्डन कलर से वही नेशनल एम्बलम, उसके नीचे यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और नीचे शम नो वरुण करके देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा ऑक्टागोन के अंदर ये डबल लाइनिंग है। अब देखो पुराना वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये थोड़ा सा पुराने इंग्लैंड के झंडे जैसा नहीं लग रहा क्या? कॉलोनियल पीरियड के समय जैसा। ठीक है, तो वो कॉलोनियल ट्रेस को हम लोगों ने खत्म किया है। और जो कभी आपने शिवाजी महाराज की राजमुद्रा देखी होगी, तो राजमुद्रा के अंदर से ही ये डबल लाइन जो है वो मोटिवेटेड है। तो क्योंकि महाराज जो शिवाजी महाराज थे उनकी नेवी काफी स्ट्रांग हुआ करती थी, मराठाओं की नेवी बहुत अच्छी हुआ करती थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा GS2 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी मतलब कोई बड़ी खबर नहीं है, पर एग्जाम्पल वगैरह के लिए केस स्टडी के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हो। पक्षी परिचय, पक्षी परिचय करके एक नया गेम निकाला गया है, ये कार्ड का गेम है। इसके अंदर आप ये कार्ड के ऊपर पक्षियों को देख रहे होगे, ये कॉमन पक्षियों की इमेजेस हैं। बच्चे जो दिन रात स्क्रीन के अंदर खेलते हैं उन लोगों के लिए ये गेम है 5 सितंबर तक, 5 सितंबर के लिए।
जहां पर बच्चे क्या करेंगे, ये कार्ड लेके बाहर निकलेंगे, ऊपर पंछियों को ढूंढेंगे, कहाँ है भैया पंछी, जंगल अंगल में जाएंगे, पंछी ढूंढेंगे, और जो पंछी दिखेगा सामने की तरफ उसका फोटो होगा, मैच करेंगे, फिर पीछे की तरफ देखेंगे कि इस पक्षी की क्या खासियत है, किस तरीके का भोजन खाता है, किस तरीके का हैबिटेट है ना, कितनी आबादी इसकी है, ताकि लोगों को मतलब बच्चों को पक्षी के बारे में पता चले, पक्षियों की वल्नरेबिलिटी के बारे में पता चले, पक्षियों के प्रति सेंसिटाइजेशन जो है वो बच्चों के अंदर हो। ठीक है, इसके अलावा G7 एग्री कर गया है रशिया के ऑयल के ऊपर कैप यानी कि रोक लगाने के लिए। किस चीज की रोक? देखो रशिया का अभी यूक्रेन के साथ में जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर जितने भी वेस्टर्न देश हैं वो रशिया के खिलाफ, इवन G7 के देश भी रशिया के खिलाफ है। G7 कैसे बन गया? 1998 के आसपास ये G8 था, G8 कर दिया गया था क्योंकि इसके अंदर रशिया इंक्लूडेड था, पर इसके अंदर से अभी रशिया को हटा दिया गया G7 के अंदर से। G7 के अंदर से रशिया जो है वो 2014 में हटा। क्यों हटा था? क्योंकि रशिया ने उस समय पे क्रीमियन पेनिनसुला पर अटैक किया, जिसके कारण से G8 वापस से G7 बन गया था 2014 में। अब ये जो G7 है वो रशिया को टारगेट करते रहते, तो G7 जो है वो रशिया को टारगेट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यूक्रेन के साथ में युद्ध चल रहा है तो रशिया जो है वो ये युद्ध कैसे लड़ पा रहा है? क्योंकि उसके पास में तेल है, तेल बेचता है, पैसे आते हैं, काम चलता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी G7 देश हैं वो यूरोपियन यूनियन वगैरह के साथ में चर्चा करके, है ना, और दूसरे देशों के साथ में चर्चा करके एक फिक्स अमाउंट सेट करेंगे। हर एक देश जो है वो अपना एक फिक्स अमाउंट बताएगा, एक फिक्स अमाउंट सेट करेंगे। ये फिक्स अमाउंट किस चीज का होगा? ये फिक्स अमाउंट इस चीज का होगा कि जब भी कोई सा तेल रशिया से खरीदा जाएगा तो उस तेल के ऊपर एक मैक्सिमम कैप लगाई जाएगी कि इससे ज्यादा दाम हम लोग नहीं देंगे, ये मैक्सिमम रेट है ना। वो फिक्स अमाउंट इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने कहा है कि अभी हम लोग बाकी सारे देशों के साथ में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा करेंगे और रशिया के नेचुरल गैस पे नहीं, रशिया के ऑयल के ऊपर ये कैप लगेगी कि ये मैक्सिमम अमाउंट होगा, से ज्यादा में हम लोग नहीं खरीदेंगे, ताकि रशिया का ज्यादा प्रॉफिट ना हो और रशिया का ज्यादा प्रॉफिट ना हो, जिसकी वजह से लोगों को पहला तो तेल सस्ते में मिल जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगा। यूके वगैरह ने काफी सपोर्ट किया क्योंकि यूके को तेल बहुत महंगा पड़ रहा है, यूके के अंदर इन्फ्लेशन भी बिल्कुल एकदम 40 साल में हाईएस्ट है, तो यूके ने इस चीज को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, तो इन्फ्लेशन कम करने के काम आ जाएगा। मतलब पीठ पीछे ये देखते अपनी खुद की है कि अपने को क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा रशिया को ये नुकसान करेगा, रशिया को नुकसान करेगा तो रशिया का बेनिफिट होगा नहीं, रशिया का बेनिफिट होगा नहीं तो वॉर के अंदर ये मदद करेगा। इस तरीके से मदद करना तो डायरेक्ट पहुंच जाओ, ठीक है, वैसे मदद नहीं करेंगे क्योंकि वैसे हो नहीं पाएगी इनसे, तो नए नए तरीके निकालते रहते हैं तो जिससे के अंदर इनका फायदा हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके अलावा कॉम्बैट होने वाला है कल, तो उसके अंदर एनरोल जरूर कर लेना, ठीक है। और साथ में मेरे द्वारा एक लिंक पिन की जाएगी नीचे की साइड, जो भी लेक्चर मैं यहाँ पर लेता हूँ अनअकैडमी के मतलब पाथफाइंडर के ऊपर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाती है, ये हर एक दिन छोड़ के की जाती है। तो कल इसकी क्लास होगी, कल इसकी क्लास थी, अब अगली क्लास कल होगी, तो इस लिंक के जरिए आप एनरोल कर सकते हो उस क्लास के अंदर, ठीक है। तो नीचे कमेंट के अंदर वो लिंक पिन है, आप लोग बिल्कुल से उसको एनरोल कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।